नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक में केंद्र राज्य संबंध को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसकी 2 वीडियो जो है 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, और ये तीसरा लेक्चर है। पहले के 2 वीडियो में हम देखे थे विधायी संबंध केंद्र राज्यों के बीच में, विधायी और प्रशासनिक संबंध को देखे थे। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है वित्तीय संबंध को लेके कि केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध हमारे भारत में कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वित्तीय संबंध की चर्चा हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में और कौन से भाग में की गई है। तो हम आपको बता दें कि जो वित्तीय संबंध है केंद्र राज्य के मध्य, वो संविधान के भाग 12 में की गई है, और आर्टिकल 268 से लेके 293 तक में इसका उल्लेख है। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 268 से लेके 293 तक में इसका उल्लेख। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधायी और प्रशासनिक संबंध जो थे, उन दोनों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में की गई थी। ठीक है, जबकि इसका जो वित्तीय संबंध है संविधान के भाग 12 में की गई है। ये अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि संबंधों की आप बात करें तो तीनों को एक ही भाग में डाल दें। वित्तीय संबंध जब भी बात आएगी तो ये भाग 12 में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं, इन्हें हम निम्नलिखित तरीके से अब हम समझेंगे। पहला है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से शक्तियों मतलब कर से संबंधित जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा कर दिया है। पहला है संघ सूची में कितने प्रकार के कर आते हैं? 13 प्रकार के। इसके बारे में जितने भी कर निर्धारण की शक्ति होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास, संघ सूची में। राज्य सूची के जितने भी कर होंगे उनके संबंध में राज्य विधानमंडल के पास शक्ति होगी कि वो कर निर्धारण करें, जबकि समवर्ती सूची में अभी तक कोई ऐसा प्रविष्टि नहीं था, यानी कोई कर का उल्लेख नहीं था। लेकिन जैसे ही 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, जो कि जीएसटी से संबंधित था, इसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में। किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए समवर्ती सूची का एकमात्र जो अपवाद है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप लोग कौन संविधान संशोधन याद रखे रहिएगा कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ठीक है, इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान कर दिया। अब हम देखते हैं कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति जो है वो भी संसद में ही निहित है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर व व्यय कर लगाए हैं। जो अवशेषीय कर हैं वो कौन कौन से हैं? उपहार, समृद्धि और व्यय कर, ये 3 प्रकार के कर हैं। संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है, और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। ये सब कौन करता है? संविधान। उदाहरण के लिए आयकर की उगाही, यानी कि आयकर किससे कि को कैसे प्राप्त किया जाए, उगाही और एकत्रण उसको कैसे एकत्रित किया जाए, केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। जो आयकर होता है, इसकी जो उगाही होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है केंद्र द्वारा, लेकिन इसको केंद्र और राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। तो चलिए देखते हैं जो राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर कुछ पाबंदियां हैं उनको। पहला है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन ये एक व्यक्ति पर एक साल में 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी कि 25 के से हमेशा कम रहेगा। जो किसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है कर व्यवसाय, व्यापार और रोजगार को लेके, वो एक व्यक्ति पर 2500 रुपये से प्रतिवर्ष कम रहेगा, प्रतिवर्ष में 2500 रुपये अधिकतम होगा। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन इस पे भी 4 प्रकार की पाबंदियां हैं। ठीक है, वस्तुओं की खरीद बिक्री, ये बिक्री लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। खरीद बिक्री पे कर लगाए, लेकिन 4 प्रकार की पाबंदियां हैं। पहला,
राज्य जो है राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है कोई ए राज्य है और बी राज्य पे जाके पाबंदी लगाए, ऐसा नहीं होगा। ये केवल अपने ही अंदर पाबंदी लगा सकता है। दूसरा ये है कि आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, जो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगाएगा। तीसरा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। और चौथा है संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये थे 4 महत्वपूर्ण पाबंदी जो कि वस्तुओं की खरीद बिक्री से संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर पर लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन वित्तीय संबंध अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, देखिए चूँकि इतने सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं तो अब क्वेश्चंस जो हैं लगभग पुराने पड़ रहे हैं। जितने इजी क्वेश्चंस पहले पूछते थे तो अब क्वेश्चंस को लोग घुमा फिरा के एक नए तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं और लोग थोड़ा अब डीप में जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बनाने वाले जो होते हैं क्वेश्चन पेपर, वो अब थोड़े डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चंस को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप लोग याद करके रखिए, कर राज्य वो सॉरी केंद्र राज्य संबंध हो या कोई भी चैप्टर हो, उसको अच्छे से पढ़िए और वेल प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि राज्य विधायिका को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, 2 मामलों में वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की, यानी कि आप कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से 2 प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है। पहला है जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर राज्य की बाहर की गई है तो कोई एक राज्य दूसरे राज्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरा, जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है कि जब वस्तु एवं सेवा कर की निर्धारण शक्ति उस पर किसी एक राज्य पर प्रतिबंध आरोपित होता है। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति आयात एवं निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करे। जहाँ पे राज्य ऐसे कानून नहीं बना पाएंगे या निर्धारित नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सारा अधिकार चला जाता है आपका संसद के पास। ठीक है, चौथा हमारा है कि राज्य विधानमंडल किसी अंतर राज्य नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व उसे राष्ट्रपति की सिफारिश, ठीक है, क्या करनी होगी, उसे राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उनकी सहमति लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऐसे अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियमन, विकास और हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण की पूरी शक्ति है, लेकिन ये क्या होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति से ही ऐसा वो कर सकता है। अब अगला देखते हैं कर राजस्व वितरण। ठीक है, 80वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ, 2000 में, तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ, के द्वारा केंद्र व राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। ठीक है, इन किसके बीच में कर राजस्व जो वितरण होता था उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब हम पहले समझते हैं 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या था, 2000। ठीक है, इसमें क्या था, जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, इसको प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 80वें संविधान संशोधन में जो वित्त आयोग था, 10वां वित्त आयोग, उसने कहा था कि 29% जो कर है राज्यों को देना चाहिए। इसे जो है अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। ये आप लोग याद रखिएगा, अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना किसे कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें वित्तीय आयोग में जो सिफारिश की गई थी कि 29% जो कर है राज्यों को जो देने की व्यवस्था की गई थी उसी को अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। ठीक है,
तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। कब से आया? पहले के डेट से इसके पीछे के डेट में जाके ये अस्तित्व में आ गया। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, ठीक है, कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीय करों का प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी निगम कर, कस्टम ड्यूटी और केंद्रीय कर की जो प्रावधान किसके द्वारा किया गया? 10वें वित्तीय आयोग और 80वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को देखते हैं। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, जिसको जीएसटी का नाम दिया गया। ठीक है, उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसका उद्देश्य था कि जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए। ठीक है, जितने इनडायरेक्ट टैक्स थे बहुत सारे, उसको ख़त्म कर दिया गया। जीएसटी लागू करने की मंशा यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को है उसको सरल बनाना एवं एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। ठीक है, संशोधन ने निम्नलिखित विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थीं, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उत्पादन शुल्क जो कि उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955, सेवा कर, अतिरिक्त सेवा कर, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, विशेष अतिरिक्त सेवा कर। ठीक है, जिसे ठीक है, सीमा कर क्या है? विशेष अतिरिक्त सेवा कर। इन सबको क्या कर दिया गया? एक में कर दिया गया। फिर ये जो राज्य स्तर के भी कुछ कर थे, जैसे कि राज्य मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर या बिक्री कर, और भी अन्य प्रत्येक कर थे, और भी कर थे जो राज्य स्तर के थे, उनको भी क्या कर दिया गया? एक में कर दिया गया, यानी कि एक में कर दिया गया। ठीक है, इनमें जैसे और करों को आप लिख सकते हैं: विलासिता कर, विलासिता कर, फिर लॉटरी या सट्टा, जुआ आदि पर कर, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य के अधिभार एवं उपकर आदि इसमें शामिल थे। इसके अलावा संशोधन ने संविधान की अनुच्छेद 268, ठीक है, क्या संविधान के अनुच्छेद 268 ए के साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 92C को निश्चित कर दिया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी। ठीक है, कि 101वां संविधान संशोधन जो था उसने क्या किया? संविधान का जो अनुच्छेद 268 और उसके बाद संघ सूची की एक प्रविष्टि थी 92C, उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। इन्हें जो है 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते थे। उपरोक्त दोनों संशोधनों यानी कि 80वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति को अब हम निम्न तरीके से समझेंगे। अब हम पहला देखते हैं, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 268 में। अब ये आप लोग जो लाइन पढ़ रहे हैं, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, ये सीधा सीधा एग्जाम में ऐसे ही लाइन पूछता है और पूछता है इसका वर्णन हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 268 में। ठीक, तो इस श्रेणी में विनिमय पत्रों, चेकों, वादों या वचन पत्रों, नीतियों, बीमा व शेयरों, स्टाम्प शुल्कों आदि इसमें आते हैं, जो कि केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किया जाता है और राज्यों द्वारा संग्रहित कर दिए जाते हैं। ठीक, इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 268 के तहत जो प्राप्तियां होती हैं, क्या वो भारत की समेकित निधि की भाग होती हैं? तो नहीं होती हैं। इसे जो है संबंधित राज्य को सौंप दी जाती है। जिस राज्य में ये उद्ग्रहित की जाती है वहीं पे इसको सौंप दी जाती है। दूसरा है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित। ठीक है,
इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 268 ए यानी क में। इसमें जो है सेवाओं पर जो कर है केंद्र द्वारा लगाया जाता है और संग्रह एवं उपयोग केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाता है, जबकि नियम निर्धारण जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जिनका उल्लेख है आर्टिकल 269 में। किसमें है? आर्टिकल 269 में है। इस श्रेणी में निम्नलिखित कर आते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर। इसमें समाचार पत्र को छोड़कर है, ये समाचार पत्र इसमें ऐड नहीं होगा। दूसरा है माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारिषद से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां जो है भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। ठीक, अगला है वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 269 ए में। इसके अंतर्गत अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण किया जाता है, लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है। ठीक है, पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने तथा यह निश्चय करने के लिए अधिकृत है कि वह अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य में वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। ठीक है, अगला देखते हैं संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था आर्टिकल 270 में की गई है। ठीक है, इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। जैसे संघ सूची में उल्लिखित सभी कर आते हैं आर्टिकल 268, 269, 269 का जो कि मैं ऊपर पढ़ाई हूँ, उसमें जितने भी उल्लिखित कर आते हैं वो सारे आते हैं। आर्टिकल 271 में उल्लिखित कर पर अधिभार आते हैं। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई शेष आता है। इन कुल प्राप्तियों का वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 271 में है। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 और 270 में उल्लिखित पर अधिभार लगा सकती है। ठीक है, यानी कि जो अभी मैं दूसरा और तीसरा पॉइंट बताई हूँ, कहने का तात्पर्य ये है कि ये बी यानी केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर ये, और संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, तो इन दोनों का जो है उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो आर्टिकल 269 में वर्णित कर है और आर्टिकल 270 में उल्लिखित है उस पर क्या कर सकती है? अधिभार लगा सकती है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं, दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तथापि जीएसटी जो है इस अधिभार से मुक्त होता है, जीएसटी पर ऐसा अधिभार नहीं लगाया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित कदापि नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर, जो कि पूर्णतया राज्यों के कर होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। इसमें मैं कुछ बता देती हूँ, बाकी मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी बाद में PDF में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कर आते हैं? इसमें कुछ करों का केवल मैं बात करूँगी, बाकी मैं दे दूँगी। भू राजस्व, कृषि आय पर कर पहला है ये दूसरा कृषि आय पर कर, तीसरा आप लिख सकते हैं कृषि भूमि के उत्तरवर्तन से संबंधित शुल्क, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन से संबंधित शुल्क, चौथा है कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, और आते हैं भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर,
मानव उपयोग के लिए अल्कोहली पेय पदार्थ, अफीम, भारतीय भांग तथा अन्य नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, लेकिन अल्कोहल युक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री पर नहीं। बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर, स्प्रिट, प्राकृतिक गैस, उड्डयन, टरबाइन ईंधन तथा मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय पेय पदार्थों पर कर, किंतु इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुओं की अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। सड़क अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों पर को ढोने पर लगा कर, वाहनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, पथ कर, व्यवसाय, व्यापारक कॉलिंग्स तथा रोजगारों पर कर, कैपिटेशन कर, मनोरंजन तथा मन बहलाव पर उस हद तक कर जहाँ तक पंचायत, नगर पालिका अथवा क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद संग्रह करते हों। दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क जो संघीय सूची में निर्दिष्ट है उसके अलावा, तथा राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क, कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये था राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपयोग करने वाले के कर। अब हम देखते हैं कुछ गैर कर राजस्व वितरण के बारे में। तो इसमें गैर कर राजस्व वितरण जो हैं केंद्र के, पहले देखते हैं केंद्र में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कि गैर राजस्व स्रोत से प्राप्त होते हैं कर। तो पहला डाक एवं तार, ये ध्यान रखिएगा, गैर राजस्व स्रोत है। दूसरा रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, उसके बाद समयावधि समाप्त होने पर उगाही, यानी कि 7 प्रकार के ऐसे कर हैं जो कि केंद्र में आते हैं गैर राजस्व स्रोत के संबंध में। फिर हम राज्यों में अगर देखें, इसकी बात करें तो सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, समय चूकने पर उगाही, ये सब किस पे आ जाते हैं, राज्यों में आ जाते हैं गैर राजस्व स्रोत के रूप में। ठीक है, तो ये रहा हमारा केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। तो अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसका अब अगला लेक्चर जो है, ये अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, केवल अभी हमने संबंधों को समाप्त किया है। ठीक है, तो इसके आगे का अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।